178(3) जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, जो उसकी लायबिलिटीज होती हैं उसका सेक्शन 178(3) है। तो लिखा हुआ है इस पर सेक्शन 178 सबसेक्शन 3, द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लिक्विडेटर। अगर आपको पता है 178 किसका सेक्शन होता है तो आप खुद तो लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी हैज टू इंटीमेट द टैक्स अथॉरिटी बिफोर द पार्ट्स विद एनी एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी की किसी भी एसेट को सेल करने से पहले वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए इंटीमेट करेगा। और नहीं, एंड प्रॉपर्टी एंड has to set aside the amount if any intimated to him by the tax authorities। और अगर टैक्स अथॉरिटी ने ये कहा कि जो पैसा आपके पास आए वो डिस्ट्रीब्यूट मत करना, वो उठा के साइड में रख देना, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज बोलेंगी उतने पैसे को उसको उठा के साइड में रखना पड़ेगा, सेट असाइड करना पड़ेगा। तो लिक्विडेटर जब भी आप कंपनी के लिए बंद करोगे, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट कहता है हम लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहे हैं जो एसेट्स को बेच के बाहर वालों की लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाएगा। तो लिक्विडेटर की लायबिलिटीज क्या होती हैं? जब भी किसी एसेट्स को वो बेचेगा तो पहले इनकम टैक्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि इसको मैं बेच रहा हूं, फिर इनकम अथॉरिटी ये बताएगा कि जो बेच के पैसा आएगा इसमें से इतना पैसा आपको खर्च नहीं करना, इतना पैसा आप उठा के साइड में रख देना, तो ये काम भी करना पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी सारी लिक्विडेटर्स की होती हैं, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। प्रोसिक्यूशंस कैन बी लॉन्च्ड एंड द टैक्स पेयर कैन बी पनिश्ड इफ ही कमिट्स विलफुल फेलियर to produce before the tax authorities the accounts and documents as demanded under section। तो देखो ये तो अगर आप कॉमन सेंस से करोगे तो भी कर लोगे। 154 होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का। इसमें हम किसी भी तरीके के अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स को डिमांड करते ही नहीं है। ये तो कोई भी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड होती है उसके रेक्टिफिकेशन का है, तो ये तो सही सेक्शन हो ही नहीं सकता है। 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का है, लेकिन 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट किया जाता है, लेकिन बुक्स ऑफ जो डिमांड अकाउंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिमांडेड सेक्शन में नहीं किए जाते हैं। 143 वन प्रोसेसिंग और फिटिंग का होता है, ये तो आईटीआर के बेस पे ही किया जाता है, इसमें किसी भी तरीके के बुक्स या डॉक्यूमेंट्स को डिमांड नहीं किया जाता है। हाँ, 142 वन तो बहुत ही फेमस सेक्शन है। 142 सब सेक्शन 1 के 2 क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज 2 और एक क्लॉज 3, एक क्लॉज 1 भी होता है। हालांकि सही आंसर 142(1) हो गया, लेकिन मैं थोड़ा डीप में चल रहा हूं आप लोगों के साथ। जो क्लॉज 1 होता है, अगर असेसी ने आईटीआर को फाइल नहीं किया हुआ है तो वो ये कह सकता है कि आप हम इतना नोटिस भेजा कि इतने टाइम के अंदर आप आईटीआर को फाइल करो। जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स या बुक्स मंगाने होते हैं असेसी से ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, सपोज करते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट चल रहा है, बीजीए चल रहा है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट चल रहा है, और असेसिंग ऑफिसर को असेसी के किसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो नोटिस भेजेगा 142 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 के अंदर, और उससे ये बोलेगा कि इस डॉक्यूमेंट्स के या बुक्स के लिए इतने टाइम के अंदर आप फर्निश करो। और असेसी अगर फर्निश नहीं करता है विद इन टाइम लिमिट, जानबूझ के उससे गलती हो जाती है, तो पेनल्टी भी लगेगी, उसका प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, उसको जेल भी भेजा जा सकता है। तो पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, वो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से सबसेक्शन 3 में होता है, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक्स में नहीं लिखी होती हैं उनकी डिटेल्स को वो डिमांड कर सकता है सबसेक्शन 3 के अंदर। तो जो क्लॉज 2 दे रखा है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन बेसिकली है कि जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स को डिमांड किया जाता है और उसके बाद वो जानबूझ के, वर्ड लिखा हुआ है विलफुल, कमिट्स विलफुल फेलियर, जानबूझ के अगर वो विद इन टाइम लिमिट उन डॉक्यूमेंट्स के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए शेयर नहीं करता है अकाउंट्स के लिए, तो पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, उसको जेल भेजा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, क्योंकि बुक्स जो डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स है वो डिमांडी केवल 142(1) के अंदर की जाती है। प्रोसिक्यूशन कितना होगा इसके लिए मैंने खुद हिंट दे रखा है, मैं ये नहीं बता रहा कितना होगा, मैं बता दूंगा तो फिर आप पढ़ोगे नहीं। मैंने अपनी सबको नोट्स दिए हुए प्रोसिक्यूशंस वाले, जाके पढ़ना कितनी टाइम तक जेल हो सकती है अगर आप बिल्कुल कमिटमेंट करते हो, इस तरीके के अकाउंट्स के लिए प्रोड्यूस नहीं करते हो। 23 एज पर सेक्शन, देखो फिर मैंने कहा था सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे केवल सेक्शन पूछा गया है। जब वो ऐसे क्वेश्चंस अपनी बुक में डिमांड कर रही हैं
तो ये पूछने की बात ही खत्म हो गई, सेक्शंस याद करें या नहीं करें, वो तो एमसीक्यू आपको जो सेक्शन बेस पे बना के दे रहे हैं। एज पर सेक्शन द टैक्स अथॉरिटीज कैन डायरेक्ट द टैक्स पेयर टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस, फ्रिक्वेंटली आता रहता है। जब आपने असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ा होगा तो उसमें एक स्पेशल ऑडिट पढ़ा होगा जो 142 2A से शुरू होता है और 2D तक जाके खत्म हो जाता है। किसी एसएससी के अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी नहीं है, तब भी अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके अकाउंट्स के अंदर, 5 रीजन दे रखे हैं, तो असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं, भले ही जरूरी नहीं था अकाउंट्स को ऑडिट करवाना, लेकिन तब भी उसको ऐसा लगता है कि एग्जाम के वो सॉरी 142 असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि हमें ऑडिट करवाना चाहिए। तो किसी भी सीएस है नहीं, जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर होता है, वो एक सीए को नॉमिनेट करते हैं कि इससे आप अपने अकाउंट को ऑडिट करवाओ, और जो भी खर्चा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। ये सेक्शन ढंग से कर लेना, पेपर में आने के बहुत चांसेस। पवन छापड़ा पूछ रहे हैं सर स्टडी मेट के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो भैया फिर स्टडी मेट इंस्टीट्यूट वाले देते क्यों हैं अगर नहीं आते हैं तो? ये क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछने से अच्छा तो ये है कि ICMAY से पूछो कि सर आप ये जो स्टडी मेट दिया हुआ है ये हमारे किसी काम का है या नहीं है, शोपीस की तरीके से है। अपने इंस्टीट्यूट पर तुम भरोसा करोगे तभी तो और लोग भरोसा करेंगे, तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं है अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर। इतने अच्छे क्वेश्चंस डिजाइन करे हैं, एक टीचर सामने खड़े होकर मेहनत कर रहा है और आप मुझसे ये पूछ रहे हो तो स्टडी मेट के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये तो आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो कि आपने सही कोर्स ज्वाइन किया या नहीं ज्वाइन किया है सही कोर्स। इस क्वेश्चन का तो जवाब ही ये हो गया। इसका मतलब तो जो स्टडी मेट दिया जाता है वो यूजलेस होता है। इस क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया, पढ़ना नहीं चाहिए इस स्टडी मेट के लिए। आप खुद ही सोचो आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। तो जो स्पेशल ऑडिट का सेक्शन होता है वो कौन सा होता है, तो 142A से लेके 142 2D तक, तो 142 2A। मैं हमेशा देखता हूं और कोर्स वाले अपने कोर्स पर बड़ा प्राउड करते हैं हम कर रहे हैं, और सीएमए वालों को हमेशा डाउट रहता है। क्यों डाउट रहता है? सही है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन तुम पहले सपोर्ट में तो अपने इंस्टीट्यूट के यार, तभी तो बाकी लोग सपोर्ट में आएंगे। Any mistake which is apparent from the record in any order passed by the assessing officer can be rectified under section। यहां पे चाहे इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर लिखा होता या इनकम टैक्स अथॉरिटी लिखा होता। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि असेसिंग ऑफिसर के लिखा हुआ इनकम टैक्स अथॉरिटी। कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी अपना ऑर्डर पास करती है और उस ऑर्डर में कोई ऐसी गलती होती है जो अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है, मतलब आईटीआर को जो ऑर्डर को देख के ही पता लग रही है ये गलती हो गई, तो वो अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है। गलती अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, ओपिनियन चेंज नहीं कर रहे हो आप, अपना व्यू चेंज नहीं कर रहे हो। व्यू चेंज नहीं कर सकते ऑर्डर पास करने के बाद, क्योंकि ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। अब तुम उस ऑर्डर को अब नया ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो? ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते हो। इसको 154 में जब टीचर पढ़ाएंगे आपके लिए तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देंगे। अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड का मतलब होता है जो जहां पे दो व्यू पॉसिबल नहीं है, मिस्टेक है ही है, 2 + 2 = 4 होते हैं और 5 लिख दिया गया, तो यहाँ पे ऐसी गलती है इसके बारे में 2 हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, वो 4 ही होती है, इसलिए 4 होने ही चाहिए। तो वो ऐसा नहीं कह सकता नहीं यार ये एसएससी को मैंने बेनिफिट गलत दे दिया, ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था, चलो मैं रेक्टिफाई कर देता हूं, ये बेनिफिट अब इससे वापस ले लेता हूं। नो नो, नॉट पॉसिबल। वो तो एक तरीके से ऑर्डर ही आपने, अपना ओपिनियन ही आपने चेंज कर दी। वर्ड लिखा हुआ है अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, ऐसी गलती जो आईटीआर को देख के पता चल रही है कि हाँ ये गलती हो गई। जैसे किसी एसएससी के लिए आपने 80C में उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का इंश्योरेंस पे किया था, आपने बेनिफिट नहीं दिया, भैया उसने डिस्क्लोज किया हुआ है, आईटीआर में क्लेम किया हुआ, आपने डिसअलाउ कर दिया, जो अलाउ होना ही चाहिए। हाँ ये गलती गलत हो गई। या फिर उसने कोई ऐसा बेनिफिट दे दिया जो नहीं मिलना चाहिए था, प्लांट मशीनरी पे उसने रेट 20% लगा दिया डेप्रिसिएशन का, लगना 15% चाहिए था। अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है सारी की सारी मिस्टेक्स। तो जो मिस्टेक्स अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है इनकम टैक्स अथॉरिटीज की,
वो रेक्टिफाई करने की पावर दी गई है और सेक्शन होता है 154। 154 में इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। 254 भी बहुत अच्छा सेक्शन दे रखा है, ये सेक्शन भी यहां देना चाहिए। और जितने स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं उन्हें शायद 254 भी याद होगा। जब आप कोई भी अपील कर, सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर आया, आपको ग्रीवेंसेज हैं, तो आप सबसे पहले जाते हो कमिश्नर अपील्स के पास। कमिश्नर अपील्स के पास जाते हो, इसका ऑर्डर आता है अंडर सेक्शन 250। इसने सपोज करते हैं स्क्रूटनी ऑर्डर पास किया 143 सब सेक्शन 3 में। कमिश्नर अपील्स के ऑर्डर से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जाते हो ITAT के पास, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, और इसका ऑर्डर आता है 254 में। देखो 254 लिखा है। अब सपोज करते हैं 143(3) के अंदर कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड थी, आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाते हो, मेरी ये गलती को रेक्टिफाई कर दो। देखो आपने गलती कर रखी है, वो 154 में ऑर्डर पास करके मिस्टेक को रेक्टिफाई कर देगा। कमिश्नर अपील्स ने अपना ऑर्डर निकाला 250 के अंदर, उसमें कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड थी, और आप जाते हो कमिश्नर अपील्स के पास, सर देखो दिस इज द मिस्टेक, जो आपके ऑर्डर में ही गलती नजर आ रही है। वो कहेगा हाँ गलती तो मुझसे हो गई है, मैं 154 का ऑर्डर निकाल के इसको रेक्टिफाई कर देता हूं। आप ITAT ने अपना ऑर्डर पास किया 254, आप कहते हो ITAT से 154 1 में आता है कि सर देखो आपके आपके ऑर्डर में ये मिस्टेक है, अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, इसको रेक्टिफाई कर दो। वो 154 में रेक्टिफाई नहीं कर सकता है, क्यों? ITAT इज नॉट द इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब ये ट्रिब्यूनल है, कमिश्नर अपील्स वाज द इनकम टैक्स अथॉरिटी, इसलिए उसने 154 में रेक्टिफाई कर लिया, इसलिए मैंने लिखा इनकम टैक्स अथॉरिटी। ITAT को अपना ऑर्डर अगर रेक्टिफाई करना है तो नया सेक्शन बनाया गया है 254 सब सेक्शन 2, वो इस सेक्शन में तो रेक्टिफाई कर सकता है। और लॉजिक मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि 154 शुरू ही यहां से होता है, एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी। बट ITAT, और मैं देखो मैं MCQ से आगे जाके आपके लिए पढ़ा रहा हूं, क्यों आगे जाके पढ़ा रहा हूं कि और भी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं एग्जाम्स के अंदर, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। तो कमिश्नर अपना ऑर्डर, जो रिवीजन ऑर्डर होता है, असेसिंग ऑफिसर अपना ऑर्डर, या फिर कमिश्नर अपील्स अपना ऑर्डर, ये सारे के सारे रिवीजन हो सकते हैं, वो रेक्टिफाई 154 में हो सकते हैं। ये असेसिंग ऑफिसर, कमिश्नर अपील्स, कमिश्नर, ये सारे के सारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं। पर ITAT अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई तो कर सकती है, लेकिन 154 में नहीं कर सकती है। 254 1 में जो ऑर्डर निकाला जाएगा वो 254 सबसेक्शन 2 के अंदर रेक्टिफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं 25th की। नो ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन कैन बी पास्ड। चलो अच्छी बात है, इन्होंने सीक्वेंस में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी पे बेस्ड है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आता है। 4 इयर्स, 4 साल के बाद ऑर्डर पास हो ही नहीं सकता है। जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप रेक्टिफिकेशन चाहते हो, जिस ईयर में वो ऑर्डर पास हुआ था, उसके एंड से 4 साल के बाद ऑर्डर रेक्टिफाई नहीं हो सकता है। सपोज करते हैं 19-20 में कोई ऑर्डर पास किया गया था 143 सबसेक्शन 3 का, स्क्रूटनी का, तो रेक्टिफाई कब तक हो सकता है? 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, मतलब 31 मार्च 24, इसके बाद ये रेक्टिफाई हो ही नहीं सकता है। तो नो ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन कैन बी पास आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड वाज पास्ट, तो जिस ऑर्डर के खिलाफ आप जा रहे हो वो जिस ईयर में पास हुआ था उसके एंड से 4 साल के अंदर तो रेक्टिफाई हो सकता है, लेकिन 4 साल के बाद रेक्टिफाई हो ही नहीं सकता है। 26 की बात कर लेता हूं। इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन मेड बाय असेसी अंडर सेक्शन, ये भी 154 बेस्ड है। 154 में अब 3 तरीके से रेक्टिफिकेशन हो सकता है, या तो असेसी बोले, जैसे अब असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर था, तो या तो असेसी जाके बोले भाई साहब आपके ऑर्डर में गलती है, या असेसिंग ऑफिसर सुओ मोटो भी कर सकता है, वो खुद गलती पता लग जाए तो उसको बोलते हैं सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन। या फिर असेसी आपसे आके बोला कि सर देखो ये गलती हो गई, तो रेक्टिफिकेशन कर देगा। लेकिन अगर कमिश्नर अपील्स का सपोज करते हैं ऑर्डर है, तो वो 3 तरीके से हो सकता है। असेसिंग ऑफिसर आके बोले, या असेसी आके बोले, या कमिश्नर अपील सुओ मोटो करे। समझ में आया जो मैंने कहा? तो सुओ मोटो भी होता है,
मतलब जो ऑफिसर ने पास किया, ही कम्स टू नो हिज मिस्टेक, उसको पता लग जाता है मुझसे गलती हो गई, और असेसी अप्रोचेज हिम, सर दिस इज द ऑर्डर एंड यू हैव मेड द मिस्टेक, प्लीज रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। तो ये पूछ रहे हैं कि असेसी ने जिस मंथ में एप्लीकेशन फाइल करी थी, उस मंथ से कितने टाइम के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करना या पास करने से मना करना पड़ेगा असेसी के लिए। 4 साल तो ओवरऑल पीरियड है, 4 साल के बाद तो वो एप्लीकेशन फाइल कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगर वो 4 साल के अंदर एप्लीकेशन फाइल करता है, तो जिस मंथ में एप्लीकेशन को फाइल किया था उसके 6 महीने के अंदर असेसिंग ऑफिसर को 154 का ऑर्डर निकाल के ये बताना पड़ेगा कि मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं या मैं रेक्टिफाई करने से मना कर रहा हूं। 6 महीने के अंदर बताना पड़ेगा। तो बच्चे 4 साल और 6 महीने में कंफ्यूज होते हैं। 4 साल ओवरऑल टाइम है, इसके बाद तो रेक्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोज 4 years, if assessee files the application, तो within 6 months from the end of the month in which application filed, within 6 months असेसिंग ऑफिसर को ये बताना पड़ेगा। रेक्टिफाई करेगा तो अभी 154 का ऑर्डर निकाल के, मना करेगा तब भी 154 का ऑर्डर निकाल के मैं रेक्टिफाई करने से मना कर रहा हूं। तो इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन मेड बाय असेसी अंडर सेक्शन 154, इनकम टैक्स अथॉरिटी, देखो मैंने जो बोला कि 154 में वर्ड लिखा हुआ है इनकम टैक्स अथॉरिटी, उन्होंने वहां क्वेश्चन डिजाइन करते समय भले असेसिंग ऑफिसर लिखा, लेकिन यहां पे अपनी गलती को सुधार लिया। इन अथॉरिटी शेल रेक्टिफाई द ऑर्डर और रिफ्यूज, मैंने कहा या तो हाँ करेगा ऑर्डर द रेक्टिफिकेशन विदिन, और कितने टाइम के अंदर, विदिन 6 months। लेकिन वो 6 months शुरू कहां से होंगे बच्चों, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी, जिस मंथ में एप्लीकेशन। तो ऊपर मैंने 4 साल लिखे, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24। सपोज करते हैं 21-22 की 5 जून 2021 को असेसी ने एप्लीकेशन दी, सर आपका 143(3) का ऑर्डर था, इसमें मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है, रेक्टिफाई कर दो। तो असेसिंग ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा हाँ या ना में मैं करूंगा या नहीं करूंगा। कितने टाइम के अंदर, जून को छोड़ दो, तो जुलाई 21 से शुरू करो। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई से लेकर दिसंबर 21 तक उसको या तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करने से रिफ्यूज करना पड़ेगा विदिन 6 months के अंदर। 4 साल के बाद असेसी एप्लीकेशन फाइल कर ही नहीं सकता है। इसके बाद 27, इफ ए पर्सन फेल्स टू कंप्लाई with the provisions relating to pen, obtaining pen, quoting pen, the penalty can be levied under section। तो 139 जो ए सेक्शन है वो पेन से रिलेटेड है। वो ये बताता है किस किसको पेन को ऑब्टेन करना पड़ेगा, और इसी सेक्शन में लिखा हुआ है पेन को आपको कहां का कोट करना पड़ेगा, किस किस डॉक्यूमेंट्स में आपको पेन को लिखना पड़ेगा। तो जिसको पेन ऑब्टेन करना जरूरी है उसने पेन को ऑब्टेन नहीं किया, या जहां पे पेन को कोट करना जरूरी है वहां पे आपने पेन को कोट नहीं किया, तो आप पे पेनल्टीज इंपोज की जा सकती है, जो कि 272B के अंदर पेनल्टी लगाई जाती है। अब मैं आपको फिर होमवर्क दे रहा हूं, 272B में जाके जरूर देखना पेनल्टी का अमाउंट कितना हो सकता है। प्रोसिक्यूशन में ये देखेंगे जेल का टर्म कितना हो सकता है, और पेनल्टीज में क्या देखेंगे कि जो पेनल्टी लगेगी मॉनिटरी टर्म्स में कितनी मैक्सिमम लग सकती है। हाँ ये मैंने बता दिया, पेन के प्रोविजंस 139A में लिखे हुए हैं, और किसी भी तरीके का वायलेशंस करते हो, रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो पेनल्टी लगेगी वो 272B के अंदर इंपोज की जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत घटिया क्वेश्चन है, ना पेपर में आएगा और ना आना चाहिए। मैट स्टैंड्स फॉर, तुम 20 क्वेश्चन ऊपर करवा चुके हो मैट के, फिर आके अब बच्चे से ये पूछ रहे हो कि मैट की फुल फॉर्म क्या होती है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मिनिमम अलाउड टैक्स, मिनिमम एप्लीकेबल टैक्स, मिनिमम एडजस्टेबल टैक्स। घटिया क्वेश्चन है, फाइनल के लिए ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता, इसको हटा देना चाहिए। ए फॉरेन कंपनी इन विच द इंडियन कंपनी होल्ड्स, ये पेपर में बहुत आता है, हर 2 से 3 अटेम्प्ट में। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन इस पे बेस कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में फ्रीक्वेंटली आ जाता है। ए फॉरेन कंपनी इन विच द इंडियन कंपनी होल्ड्स 26% और मोर in nominal value of the equity shares will be treated as the foreign specified company for the purpose of 115BT। अब एक सपोज करते हैं फॉरेन कंपनी है,
और एक इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के पास 20% शेयर्स है, 20% शेयर्स हैं फॉरेन कंपनी के, मतलब इंडियन कंपनी इज ए शेयर होल्डर। तो फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड किस रेट से टैक्सेबल होगा? नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा। नॉर्मल रेट का मतलब या तो 30% या 25%। 25% अगर 19-20 का टर्नओवर 400 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा होगा। 115BBD पेपर में जरूर करके जाना, फ्रीक्वेंटली पेपर में आता रहता है। लेकिन अगर इसी इंडियन कंपनी के पास 26% और मोर शेयर्स हो जाते, मैंने ऊपर 20 लिखा, बट इफ इंडियन कंपनी होल्ड्स 26% और मोर शेयर्स इन द फॉरेन कंपनी, तब इस फॉरेन कंपनी को नाम दे दिया जाएगा फॉरेन स्पेसिफाइड कंपनी। एक स्पेसिफिकेशन हो गया, इसके 26% या उससे ज्यादा शेयर्स इंडियन कंपनी के पास है, और उस केस में जो डिविडेंड मिलता है फॉरेन कंपनी से वो टैक्सेबल होता है लोअर रेट से जो दे रखा है 115BBD के अंदर। तो 115BBD उस वो रेट है जो उस डिविडेंड पे लगाया जाता है, जो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से मिलता है। और स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब जिसके कम से कम 26% इक्विटी शेयर्स इंडियन कंपनी के पास होते हैं। इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, 26% और मोर। ढंग से कर लेना। मैं देखो पहली बार मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूं, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस। Dividend received from foreign company will be included in the total income of the taxpayer and will be charged to tax act। मैंने अभी अभी बता दिया, फॉरेन कंपनी से जो भी डिविडेंड मिलता है वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पे सर आपने 115BBD क्यों नहीं बोला? वो तो एक बहुत स्पेशल केस हो गया, कंपनी 26% उसके ज्यादा। लेकिन कंपनी के अलावा बाकी भी तो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी तो हो सकता है, एचयूएफ भी तो हो सकता है। 115BBD तो एक खास केस में इंडियन कंपनी शेयर होल्डर हो और 26 या उससे ज्यादा हो। अदरवाइज इन नॉर्मल की बात करेंगे, कंपनी के अलावा कोई शेयर होल्डर है, फिर तो 115BBD एप्लीकेबल होगा ही नहीं। इंडियन कंपनी भी शेयर होल्डर है, 26 से कम है, तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन जनरल अगर कोई आपसे पूछे फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो किस रेट से टैक्सेबल होता है, तो कोई भी स्पेशल रेट्स नहीं लगता है, जो नॉर्मल रेट्स होते हैं। इंडिविजुअल स्लैब लगेगा, एचयूएफ स्लैब लगेगा, एओपी बीओवाई स्लैब लगेगा, एनी अदर ज्यूडिशियल पर्सन स्लैब लगेगा, फॉर्म एलएलपी 30% लगेगा, कंपनी 30-25% लगेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द असेसी। कुछ स्पेशल रेट्स होती हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे 112 में 20% होता है, लॉन्ग टर्म पे 112A के अंदर 1 लाख के ऊपर वाले पे 10% होता है, 115 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% लगता है, 115BB कैजुअल इनकम पे 30%। तो ये जो 115BB स्पेशल रेट है, लेकिन एक खास केस में है। इन जनरल जो डिविडेंड पे रेट लगता है, जो उस असेसी के लिए नॉर्मल रेट होता है, वो ही लगेगा। इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। अब अपील्स एंड रिविजन्स के क्वेश्चंस डिजाइन करें इंस्टीट्यूट ने। अपील टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर 35। सर एक डाउट है सर, ये तो रखने वाली चीजें हैं जो कमिश्नर अपील्स के लिए फाइल की जाती है अपील। तो 246A सेक्शन याद कर लो बेटा, इसमें सारे अपीलेबल ऑर्डर्स दे रखी हैं। मैं तो ये टॉपिक करवा चुका हूं, तो जो बच्चे मुझसे क्लास लिए हुए हैं शायद उन्हें तो याद होगा अच्छे तरीके से। इनकम टैक्स की जो अपीलेट अथॉरिटी होती है, जिसको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बोलते हैं, वो होता है कमिश्नर अपील्स। इसके बाद आता है ITAT, इसके बाद हाई कोर्ट, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात तो छोड़ देते हैं, ये तो दुनिया भर के मैटर सुनते हैं। जो इनकम टैक्स की ही दो अपीलेट अथॉरिटी हैं। जो इनकम टैक्स का अपना ऑफिसर होता है कमिश्नर अपील्स, और जो एक लोकल कोर्ट जो इनकम टैक्स के लिए ही बनाया गया ट्रिब्यूनल, उसको कहा जाता है ITAT। तो असेसी ऑफिसर के इतने भी ऐसे ऑर्डर्स जो अपीलेबल होते हैं, हमेशा आपको सबसे पहले कमिश्नर अपील्स के पास जाना पड़ेगा। आप सीधे ITAT के पास नहीं जा सकते हो। कमिश्नर अपील्स के ऑर्डर में ग्रीवेंसेज होंगे तो आप ITAT के पास जाओगे, लेकिन पहले आपको कमिश्नर अपील्स के पास जाना पड़ेगा। तो 246A के अंदर लिस्ट दे रखी है उन सारे ऑर्डर्स की जो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स होंगे और जिनके खिलाफ अपील लाई करती है बिफोर द कमिश्नर अपील्स। जैसे इंटीमेशन निकाला 143(1), इसके खिलाफ अपील कर सकते हो।
143 सबसेक्शन 3 स्क्रूटनी ऑर्डर निकाला, इसके खिलाफ अपील कर सकते हो। इनकम स्केपिंग निकाला 144, इसके खिलाफ अपील कर सकते हो। बीजी है, सॉरी 147 इनकम स्केपिंग, इनको रेक्टिफाई किया गया 154 में, इसके खिलाफ अपील कर सकते हो। तो जब भी आप अपील करोगे बिफोर द कमिश्नर अपील्स, तो एक फॉर्म, कौन से फॉर्म में अपील करोगे, वो फॉर्म 35 होता है। इसमें पढ़ाने वाली कोई बात नहीं है, तो आपको रटना ही पड़ेगा। सेक्शन स्पेसिफाइज द ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द कमिश्नर ऑफ अपील्स। देखो जो ऊपर पढ़ा रहा हूं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने कहा 246 ढंग से कर लेना, इस पर बेस क्वेश्चन आती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड जाएंगे। वो ये पूछ रहे हैं किस सेक्शन में वो ऑर्डर्स की लिस्ट दे रखी है जिनके खिलाफ कमिश्नर अपील्स के सामने आप अपील कर सकते हो। सेक्शन 246A specifies the order against which an appeal can be filed before the commissioner of income tax। अगर कोई ऑर्डर 246A में नहीं लिखा हुआ है तो वो नॉट अपीलेबल ऑर्डर बन जाएगा, मतलब उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर ही नहीं सकते हो। आप उसी ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हो जो 246A में लिखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है असेसिंग ऑफिसर के वो ऑर्डर्स इनके खिलाफ अपील लाई करती है, उसकी लिस्ट 246A के अंदर दे रखी है। द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स इज द, देखो ये भी हमने डिस्कस किया था, ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ये सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, इसके बाद तो फिर थर्ड फोर्थ। तो कोई पूछा फर्स्ट अपील अथॉरिटी, फर्स्ट पहली जहां अपील कर सकते हो कमिश्नर अपील्स, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। दिस इज द करेक्ट आंसर। एज पर सेक्शन 211 सबसेक्शन 1 एडवांस टैक्स 207 से लेकर 211 तक जाता है, इसके आगे भी सेक्शन है। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स मेड ऑन और बिफोर shall be treated as advance tax 31st March। गलत लिखा हुआ है, ऑफ प्रीवियस ईयर लिख देना चाहिए, वैसे तो इम्प्लाइड है, लिख देना चाहिए, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा समझाने के लिए। देखो एडवांस टैक्स पे करने की सर हमें बताई गई है 4 डेट, या तो 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर, या 15 सितंबर ऑफ, या 15 दिसंबर, या 15 मार्च। ये 4 डेट्स ऐसी होती हैं बेटा जिस तक हमें फाइल एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए। लेकिन सर आप कह रहे हो 31 मार्च और प्रीवियस ईयर से पहले किया गया उसको भी एडवांस टैक्स माना जाएगा। एज पर सेक्शन 211 सबसेक्शन 1 पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स मेड ऑन और बिफोर 31 मार्च शैल बी ट्रीटेड एज द एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। थोड़ा सा आंसर उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने 2 इंटरेस्ट करे हुए हैं, 234B का इंटरेस्ट एंड 234C का इंटरेस्ट। तो 234B 234C 234C ये कहता है अगर इंस्टॉलमेंट्स आपने टाइम से पे नहीं करी, इंस्टॉलमेंट्स आपने टाइम से पे नहीं करी, तो आपको 234C का इंटरेस्ट लगेगा। 234B कहता है प्रीवियस ईयर में अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, और प्रीवियस ईयर का मतलब होगा 31 मार्च तक अगर आपने पे नहीं किया। दो अलग अलग बातें हैं। मैंने प्रीवियस ईयर में निकाला कि मेरा एस्टिमेटेड टैक्स कितना होगा, तो मेरा एस्टिमेटेड टैक्स निकल के आया, सपोज करते हैं 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए मुझे इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, 15%, फिर 45%, फिर 75%, फिर 100%। अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स के अकॉर्डिंग पे नहीं करूं 34C का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर मैंने इसमें से केवल 70,000 रुपए पे किया तो 30,000 रुपए पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 34B पे लगेगा। 234B इंस्टॉलमेंट्स नहीं देखता है, वो देखता है प्रीवियस ईयर में आपने पे किया नहीं किया। तो कई बार क्या होता है, कई लोग चारों इंस्टॉलमेंट्स को मिस कर देते हैं। मेरा फ्रेंड था अभी कुछ दिन पहले, उसने मुझे फोन किया, बोले सौरभ इस बार तो मैंने पे ही, उसका 25 मार्च के आसपास आया, अच्छा खासा टैक्स था उसका। बोले यार मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, मैंने तो एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया अपना। मैंने कि भाई अब कम से कम ये कर, जितना भी टैक्स एस्टिमेटेड है वो 31 मार्च तक पूरा का पूरा पे कर दे। बोले बेनिफिट क्या होगा? नहीं 234C का इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा कि तुमने इंस्टॉलमेंट टाइम से क्यों नहीं पे करी, लेकिन तुमने प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स पे किया नहीं किया, इस बात का टैक्स बच जाएगा जो 34B में लगता है, जो प्रीवियस ईयर के खत्म होने के बाद शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग ये मानते हैं 15 मार्च तक एडवांस टैक्स पे किया था, गलत। 15 मार्च तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की डेट है, लेकिन एडवांस पे करने की डेट 31 मार्च होती है आखिरी।
दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर कोई पूछे इंस्टॉलमेंट कौन सी है एडवांस टैक्स पे करने की, लास्ट तो बोलोगे 15 मार्च। बोले एडवांस टैक्स पे करने की लास्ट डेट कौन सी है, इंस्टॉलमेंट नहीं लास्ट डेट, तो बोलोगे 31 मार्च। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी इंस्टॉलमेंट भी सही रहे, तो आप इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग पे करो। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स का इंटरेस्ट पे करने को तैयार हो, तो अगर प्रीवियस ईयर में आप 31 मार्च तक भी पे कर देते हो, तो एडवांस टैक्स तो आपका तब भी माना जाएगा। इसलिए 31 मार्च इज द करेक्ट आंसर। 31 मार्च को भी पे कर दोगे तो एक इंटरेस्ट तो आपका बच ही जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। एज पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 142A, असेसिंग ऑफिसर को जब भी कभी ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज का वैल्यूएशन करवाना है असेसमेंट करने के लिए, तो इनकम टैक्स का ऑफिसर होता है वैल्यूएशन ऑफिसर। इनकम टैक्स के ऑफिसर के पास पावर होती है, वो उसका वैल्यूएशन रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर के लिए, तो वो 142A में रेफर किया जाता है। और वैल्यूएशन ऑफिसर उसके बाद वैल्यूएशन करके अपनी रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर को देता है। वो कितने टाइम में देगा ये पूछा जा रहा है। शुड सेंड ए रिपोर्ट टू द असेसिंग ऑफिसर विद इन 6 months from the end of the month in which a reference is made by the assessing officer। तो जिस मंथ में असेसिंग ऑफिसर ने कहा होगा भैया ये गोल्ड हमें रेड में मिला था, जरा इसका वैल्यूएशन कर दो कितने का होगा, तो ये पेंटिंग हमें मिली थी, ये वाली असेसिंग ने पेंटिंग इतने की डिस्क्लोज करी है, हमें लगता है पेंटिंग का वैल्यूएशन एफएमबी ज्यादा हो गया, पेंटिंग की वैल्यू निकालना हर किसी के बस की तो बात है नहीं, तो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स होते हैं, इनको वैल्यूएशन ऑफिसर कहा जाता है। सर आप ये हमारे लिए वैल्यूएशन कर दो कितना इसका वैल्यूएशन होगा। तो जिस मंथ में असेसिंग ऑफिसर ने रेफरेंस दिया होगा उसके एंड से 6 महीने के अंदर वैल्यूएशन ऑफिसर को रिपोर्ट सेंड कर देनी चाहिए। तो 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर। 36 ये जब कंपनी अपने शेयर्स को बाई बैक करती है उससे रिलेटेड सेक्शन है, बहुत कम पेपर में आता है, रेयरली, नहीं आना चाहिए। या तो तुम पेपर में फ्रिक्वेंटली वो टॉपिक्स दो जो टॉपिक्स तुम पूछना चाहते हो। एक बहुत ही रेयर टॉपिक है जो आपने अपने स्टडी मटेरियल में भी ढंग से नहीं दिया हुआ है और कभी आज तक पूछा नहीं, उस पर बेस आप कहीं से क्वेश्चन अचानक से पूछ लेते हो, तो ऐसे क्वेश्चन एक दो तो पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एज पर सेक्शन 115 QA सबसेक्शन 3 टैक्स टू द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी फॉर बाईबैक ऑफ शेयर शैल बी डिपॉजिटेड। देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, उससे आपको याद हो जाएगा। जैसे पहले कंपनीज थी, वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए जब डिविडेंड देती थी, डिविडेंड, तो उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अंडर सेक्शन 115O। अब ये खत्म कर दिया गया और उस समय डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जाम्प्ट हुआ करता था। इंटर में आप यही पढ़ के आ रहे होंगे 1034 के अंदर। तो जो कंपनीज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करती थी वो 14 दिन के अंदर कंपनी को जमा करना पड़ता था। अब तो खत्म कर दिया गया, अब तो डिविडेंड टैक्सेबल कर दिया गया शेयर होल्डर के हाथ में। इंडियन कंपनी से मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, इसलिए कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी कर दिया गया खत्म। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। जब भी कंपनी अपने शेयर्स के लिए बाईबैक करती है तो उसको इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। बाईबैक करते समय इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे उसके लिए एक टैक्स पे करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। जैसे यहां पे अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अपने ही शेयर्स आपने खरीदे, तो जब शेयर्स खरीदोगे वापस तो आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट, जिससे खरीदो इनकम दोगे, जब इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके लिए, उनसे शेयर्स खरीदे शेयर होल्डर्स के लिए, तो आपको एक टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। और वो हर जगह सेम था, जब भी कंपनी इस तरीके का कोई भी एडिशनल टैक्स सरकार को पे करती है हर जगह 14 डेज लिखा हुआ है, तो विद इन 14 डेज। If during any proceeding it is found that in the books of accounts maintained by any person there is a false entry or an omission of an entry which is relevant for computation of the total income of such person to evade tax liability, penalty under section 271 AD or a sum equal to aggregate amount of such false or omitted entry is levied। ऑफ आएगा और की जगह
ऑफ ए सम। तो जब भी आपने बुक्स ऑफ ये पेनल्टीज नई इंक्लूड की गई है 3-4 साल पहले, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ढंग से कर लेना। रिसेंट अमेंडमेंट तो नहीं है, लेकिन 2-3 साल पुराना अमेंडमेंट है। जो बुक्स ऑफ आप अकाउंट मेंटेन करते थे उसमें कोई ऐसी फॉल्स एंट्री मिलती थी, फॉल्स, 2 वर्ड लिखे हुए हैं, फॉल्स एंट्री या ओमिशन ऑफ एनी एंट्री। ओमिशन का मतलब कोई एंट्री आपने करी ही नहीं, और फॉल्स का मतलब करी लेकिन गलत करी। और जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के लिए वर्ड लिखा हुआ है रिलेवेंट है, जो आपके कंप्यूटेशन पे इंपैक्ट डाल रही है। तो अभी तक इसकी कोई पेनल्टीज नहीं थी, लेकिन अब पेनल्टी लगा दी गई है 27180। वो पेनल्टी कितनी होगी? ए सम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। तो उस एंट्री का जो अमाउंट था उसके बराबर की पेनल्टीज आपके ऊपर इंपोज कर दी जाए। ढंग से कर लेना, 271 एडी आने के बहुत ज्यादा चांसेस। एन एप्लीकेशन क्वाड्रुप्लीकेट का मतलब होता है 4 कॉपीज, ट्रिप्लीकेट का मतलब 3 कॉपीज, डुप्लीकेट का मतलब 2 कॉपीज। फॉर एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग आपको पता ही होगा। जब भी कोई नॉन रेसिडेंट किसी रेसिडेंट के संग ट्रांजैक्शंस में जाता है, तो वो ये चाहता है कि मैं ट्रांजैक्शन में जाने से पहले ही मुझे टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस पता चल जाए, कि टैक्स किस रेट से निकाला जाएगा, मेरी इनकम किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। क्योंकि इंडिया में कई बार ऐसे देखा गया है कि आदमी पहले आके ट्रांजैक्शन कर लेता है, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता है, फिर उसको पता लगता है कि आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और किया गया था, असेसिंग ऑफिसर कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उसका टैक्स ज्यादा निकाल रहा है, जैसे वोडाफोन वाला केस हुआ था। तो इस तरीके से नॉन रेसिडेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि टैक्स में क्लियरिटी रहे, वो अपने कंट्री जैसा माहौल यहाँ पे चाहते हैं। तो वो चाहते हैं पहले हमें बता दो कि कौन से हेड में इनकम लेके जाओगे, कैसे कंप्यूट करोगे, क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो वो एंटर करने से पहले ही ट्रांजैक्शंस में एक इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती है, उसको एडवांस अथॉरिटी कहा जाता है, उसको अप्रोच करती है और उनसे कहती है सर ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से इस तरह का ट्रांजैक्शन होगा, इन पॉइंट्स में मुझे एडवांस रूलिंग दे दो कि अगर मेरी इनकम हुई तो आप किस हेड में लेके जाओगे, मेरी कॉस्ट कितनी मानोगे, ये खर्चा अलाउ करोगे नहीं करोगे, इसको एडवांस रूलिंग कहा जाता है। हालांकि रेसिडेंट भी ले सकते हैं, अब पहले रेसिडेंट नहीं ले सकते थे, अब एक स्पेशल केस में रेसिडेंट भी ले सकते हैं, लेकिन प्राइमरली ये जो बनाया गया था सेक्शन, ये प्रोविजंस, ये नॉन रेसिडेंट्स के लिए केवल बनाए गए थे। तो एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग बाय ये रेसिडेंट एप्लीकेंट फॉर देखो रेसिडेंट एप्लीकेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हिज टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ वन और मोर ट्रांजैक्शंस वैल्यूइंग 100 करोड़ और मोर। तो मैंने कहा था स्पेशल केस में कर सकते हैं, जो ट्रांजैक्शंस उसने की अगर उनकी वैल्यू 100 करोड़ या उससे ज्यादा की होगी तो रेसिडेंट भी एडवांस रूलिंग को ऑप्ट इन कर सकता है। प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम इज टू बी मेड इन द फॉर्म नंबर। अब देखो अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया, वो ये क्वेश्चन बनाते हैं कि रेसिडेंट एप्लीकेंट कब एडवांस रूलिंग को ऑप्ट इन कर सकता है, तो आपको बताना पड़ता ट्रांजैक्शंस की वैल्यू कम से कम इतनी होगी तब ले सकता है। लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं किस फॉर्म नंबर के अंदर 34 डीए फॉर्म होता है, 34 डीए। अब इसमें टीचर क्या पढ़ा, ये तो याद ही करना पड़ेगा, फॉर्म ये होता है केवल। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडवांस रूलिंग्स आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 245N से लेकर 245B। तो ये जो सेक्शंस होते हैं ये सारे एडवांस रूलिंग के सेक्शंस होती हैं, जो बच्चे पूछते हैं, सेक्शंस एग्जाम्स में आते हैं। देखो कितने क्वेश्चन सेक्शंस बेस्ड बनाए गए। If the amount of income in respect of which the penalty is imposed or imposable for the relevant years exceed, then no order reducing or waiving the penalty under section 273A1 shall be made by the principal commissioner or commissioner except with the previous approval of the principal chief commissioner or chief commissioner or principal director general director as the case may be। तो जब भी आप पे कोई पेनल्टी लगाई जाती है तो पेनल्टीज को रिड्यूस करने के प्रोविजंस भी होते हैं, रिड्यूस आपकी पेनल्टी कम कर दी जाती है। तो उसका सेक्शन एक होता है 273A1 रिडक्शन इन द पेनल्टीज, पेनल्टी कम करने का सेक्शन होता है, या वेव माफ कर दो, दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, पेनल्टीज को रिड्यूस कर दिया जाए या पेनल्टीज के लिए वेव कर दिया जाए। और कौन कर सकता है? प्रिंसिपल कमिश्नर के लिए पावर है या कमिश्नर के लिए पावर है।
वो आपकी पेनल्टीज को कम कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं, आपने कॉपरेट किया, वो जेन्युइन केस होना चाहिए, 4 कंडीशंस लिखी हुई हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर्स आपकी पेनल्टी जो आप पे लगाई गई थी उसको कम कर सकता है या उसको माफ कर सकता है। लेकिन अगर पेनल्टी 5 लाख को एक्सीड करती है तो इन दोनों ऑफिसर्स के लिए अपने बॉस की परमिशन लेनी पड़ेगी, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द नो अप्रूवल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल एज द केस। तो अगर 5 लाख से ऊपर की पेनल्टी थी, इम्पोज और इम्पोजेबल एक्सीड्स 5 लाख, तो अमाउंट ऑफ इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेनल्टीज इम्पोज, जिस इनकम के रेस्पेक्ट में पेनल्टी लगाई जा रही है, अगर वो इनकम 5 लाख को एक्सीड करती है, पेनल्टी नहीं, अमाउंट ऑफ इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेनल्टीज इम्पोज इम्पोजेबल इज एक्सीड 5 लाख, तो जिस इनकम के रेस्पेक्ट में पेनल्टी लगाई जा रही है अगर वो इनकम 5 लाख को एक्सीड करती है, तो अगर आप अप्रोच करते हो 273A में कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर के लिए, सर हमारी पेनल्टी हमारे पास जेन्युइन रीजंस हैं, रिड्यूस कर दो, 5 लाख से कम इनकम होगी तो उनका अपने विल पे डिसाइड करेंगे कि डिस्क्रिशन पे करें नहीं करें, लेकिन 5 लाख से ज्यादा का अगर होगा तो उन्हें अपने बॉसेस की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो 5 लाख इज द करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज एम्पावर्ड टू ग्रांट रिलीफ फ्रॉम पेनल्टीज ऑफ टैक्स पेयर इन जेन्युइन केसेस, मैंने कहा था जेन्युइन केस होना चाहिए, सच पावर इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 273A, देखो ऊपर 273A लिखा हुआ है और 273AA, 2 सेक्शंस होते हैं पेनल्टीज में रिलीफ देने के, एक तो 273A होता है, एक 270A होता है। एच पर सेक्शन, अब इंटरनेशनल टैक्सेशन के क्वेश्चंस आ गए। एच पर सेक्शन व्हेन एनी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, जरूर याद कर लेना सेक्शन 92BA, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन 92BA में दे रखी है, इज कैरीड आउट बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, द सेड ट्रांजैक्शन शुड बी कैरीड आउट एट द ALP। किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होगा तो वो ALP पे होना चाहिए? 92 में ये बताया गया है कि कब कब ALP एप्लीकेबल होगा, इसमें लिखा हुआ है अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से तब एप्लीकेबल होगा और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से तब ALP लगाई जाएगी, तो ALP लगाई जाएगी। ये प्रोविजंस दे रखे हैं आपके लिए सेक्शन 92 के अंदर। The provisions of section 92 will apply only if aggregate value of the specified domestic transactions entered into by taxpayer during the year exceeds a sum of rupees। तो वो बोल रहे हैं ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत हो गया, देखा जाए तो सही भी है। 92BA में लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस तभी माना जाएगा जब ट्रांजैक्शंस 20 करोड़ को एक्सीड करेंगे। अगर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की वैल्यू 20 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है तो उसको स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाएगा, और जब स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा तो सेक्शन 92 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक तरीके से क्वेश्चन सही है कि 92 तभी अप्लाई होगा जब स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में की जो वैल्यू है वो 20 करोड़ रुपए को एक्सीड करती होगी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस पेपर में फ्रीक्वेंटली आते हैं। सेक्शन डील्स विद द मेथड, section deals with the method of computation of the arm's length price। 92C is the correct answer। जो मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन है वो 92C में, और अब बहुत ही स्पेसिफिक होना तो C1 में दे रखे हैं। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे 5 मेथड्स दे रखे हैं, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, रिसील प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। तो कंप्यूटेशन का जो मेथड है वो दे रखे 92C के अंदर। आर्म्स लेंथ प्राइस इज टू बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग resale price method, fair market value method, stamp duty valuation method, index cost of acquisition method। इन चारों में केवल एक मेथड ऐसा है जो आर्म्स लेंथ के लिए होता है, रीसेल प्राइस मेथड, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने 5 बोले थे, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, फिर दूसरा बोला था रीसेल प्राइस मेथड, तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड, फिर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, फिर ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। तो यहाँ पे क्योंकि इन 5 में से हमें अपना आंसर मिल गया रीसेल प्राइस मेथड, इसलिए इससे हम निकाल सकते हैं। बाकी 4 तो कंफ्यूज करने, 3 तो कंफ्यूज करने के लिए केवल है।
एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, देखो अभी अभी मैंने 3-4 क्लास पहले ही पढ़ाया था और मैंने कितनी बार कहा था ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है। बेटा जिसका भी ऑन है आप, सोहेल साहब अपने लिए आप म्यूट कीजिए बेटा। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मैंने कहा था ये क्वेश्चन आता है, आप 10 ईयर्स देखो वहां भी मिलेगा और यहाँ पे भी दे रखा है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट शैल बी वैलिड फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर एज में बी स्पेसिफाइड। मैक्सिमम 5 साल के लिए लगातार, हालांकि 4 साल के हम रोलबैक ऑप्शन भी लेते हैं, लेकिन मैंने कहा था वो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, वो जब पूछे उसके बारे में तभी बताना। इन जनरल लगातार मैक्सिमम 5 साल के लिए आप एपीए में एंटर कर सकते हो, इसलिए 5 इज द राइट आंसर। और इसके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस, फ्रिक्वेंटली पेपर में आता रहता है। एज पर सेक्शन 94B, ये इतना ज्यादा पेपर में आता है जबरदस्त। जो बच्चे जैसे भावना बैठी है, प्रिया है यहाँ पे, विजय हैं, अभिषेक हैं, और भी बहुत सारे बच्चे जो लाइव पढ़ रहे हैं मुझसे, इसके अलावा जो बच्चों ने क्लासेस मेरी खरीदी हुई हैं, आप देखो सीरियसली बेटा, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन पेपर में फ्रिक्वेंटली आता है और यहाँ पे भी दे रखा है। 30% हर बच्चा तुरंत बोल देगा, ईबीआई टीडीए देखते ही बोल देगा 30%। अब यहाँ पे जो बच्चों ने नहीं पढ़ चुका है उन्हें समझ में नहीं आएगा ये क्या होता है। ईबीआई टीडीए का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो जब आप किसी नॉन रेसिडेंट स्पेसिफाइड एसोसिएशन एंटरप्राइजेज होता है और नॉन रेसिडेंट होता है, उसको इंटरेस्ट पे करते हो, वो इंटरेस्ट एक लिमिट से ज्यादा का अलाउ नहीं किया जाता है और वो लिमिट होती है 30% ऑफ ईबीआई टीडी। इस पे बेस वीडियो मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हो। लेकिन आंसर ए, और पेपर में आने के चांसेस 70 से 80%। इफ एनी पर्सन फेल्स टू कीप एंड मेंटेन सच इंफॉर्मेशन and documents is required by section 92D in respect of an international transaction or a specified domestic transaction, the assessing officer or commissioner may direct that such person shall pay by way of penalty sum equal to 2%। ये तो बहुत फेमस है इंटरनेशनल का। इंटरनेशनल में 92D ये कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए मेंटेन करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए 8 साल तक। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 8 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आपने मेंटेन नहीं किए तो आप पे पेनल्टीज इंपोज की जाती है, और वो पेनल्टी पेपर में बहुत आती है, और वो होती है 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। तो जिस ट्रांजैक्शंस के आपने डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन के लिए मेंटेन नहीं किया, उस ट्रांजैक्शंस के 2% के बराबर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस मींस ए ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटरप्राइजेज अदर देन एसोसिएटेड। ये तो सही बात है। कंट्रोल जब एसोसिएटेड है फिर तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि दो लोग, पूरा का पूरा इंटरनेशनल बेसिस पे करता है। दो अनकंट्रोल लोगों के बीच में जो प्राइस होता है उसको बोला जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस। एएलपी की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइस अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड बिटवीन एंटरप्राइजेज अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइज इन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस। तो अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वही तो अनकंट्रोल्ड होगा ना। तो यहाँ पे एंटरप्राइजेस अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, इसको बोला जाए अनकंट्रोल्ड। अगर एसोसिएटेड हैं, रिलेटिव हैं आपस में, फिर तो कंट्रोल कर लेंगे, अगर रिलेटिव नहीं है तभी तो अनकंट्रोल्ड माना जाएगा। Information and documents required to be maintained under section 92D shall be kept and maintained for a period of, अभी मैंने जवाब दिया था कि 8 साल तक मेंटेन करना पड़ता है, 8 years from the end of the relevant assessment year। A is the correct answer। The return of income is to be furnished in, ये तो क्या क्या फॉर्म दे रखी है, इसमें तो किसी में नहीं। रिटर्न ऑफ इनकम तो जो फॉर्म्स होते हैं ITR 1, 2, 3, सरल, सुगम वगैरह, उसमें जाती है। तो कोई भी देख के बता देगा नन ऑफ द दीज आंसर्स। When an assessee has paid advance tax more than the tax due on the written income and the return is filed before due date specified in the section 130 and 1, the refund amount is eligible for interest। अगर आपने एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर दिया जितना आपका नॉर्मल टैक्स एक्चुअली में बनेगा उससे ज्यादा का, और ITR आपने टाइम से फाइल करी थी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपको रिफंड देता है, आप टैक्स निकालने के बाद एंड में TDS माइनस करते हो, तो एडवांस टैक्स भी माइनस करोगे, और एडवांस टैक्स आप ज्यादा पे कर चुके हो, जो आपको रिफंड मिलता है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है 0.5% पर एनम के रेट से मिलता है।
तो अगर आपने एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर दिया था और आईटीआर को विद इन टाइम लिमिट फाइल किया था तो आपको रिफंड पे इंटरेस्ट मिलेगा। कहां दे रखा है 1% भी गलत आंसर है, 1/2 का मतलब 0.5% हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया 0.75, ये भी गलत आंसर है। 1.5 बी, 0.5 इज द, सॉरी पर एनम नहीं, पर मंथ के हिसाब से मिलता है, सो सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 0.5 पर मंथ के हिसाब से। ये तो 0.5 पर एनम तो बहुत कम हो जाएगा, 0.5 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलता है। असेसिंग ऑफिसर, चार चार क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद खत्म हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। असेसिंग ऑफिसर और असेसी एज द केस में बी on receipt of notice that an appeal against the order of commissioner has been filed by the other party may file a memorandum or of cross objection with the tribunal in form number and within of receipt of notice that appeal has been filed by the other party। देखो, सबसे पहले कमिश्नर अपील्स के पास केस जाता है। कमिश्नर अपील्स के पास केस केवल और केवल असेसी लेके जा सकता है, डिपार्टमेंट लेके जा ही नहीं सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के ऑर्डर के खिलाफ ही तो अपील करता है असेसी। इसलिए कमिश्नर अपील्स के पास जो वो अपील लेके जाता है वो केवल असेसी होता है। अब असेस इसका ऑर्डर निकला, इस ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी आईटीएटी के पास, और आईटीएटी में अपील डिपार्टमेंट भी कर सकता है और असेसी भी कर सकता है। अब दोनों कर सकते हैं, क्योंकि कमिश्नर अपील्स का ऑर्डर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, जैसे कि सपोज करते हैं 1 लाख रुपए का डिडक्शन डिसअलाउ कर दिया, डिसअलाउड। असेसी ने असेसमेंट ऑर्डर निकाला, बोला बंसल जी आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर एक्ट के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग 1 लाख का बेनिफिट मिलना चाहिए। बोले मैं तो नहीं दूंगा। अब असेसिंग ऑफिसर अपने ऑर्डर के खिलाफ तो केस नहीं करेगा, मुझे ग्रीवेंसेस है कि 1 लाख रुपए पे टैक्स पे करना पड़ रहा है। मैं कमिश्नर अपील्स के पास चला गया, सर देखो ये असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर 1 लाख रुपए को डिसअलाउ है, अलाउ करो। अगर कमिश्नर अपील्स ने भी कह दिया डिसअलाउ ही होना चाहिए, तो मैं अपील लेके किसके पास जाऊंगा, आईटीएटी। तो असेसी ने अपील कर दी। अगर कमिश्नर अपील्स ने कह दिया नहीं असेसिंग ऑफिसर ने गलत करा, ये 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलना चाहिए, अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, इस ऑर्डर के खिलाफ आईटीएटी के पास जाएगा। तो कमिश्नर अपील्स के पास अपील लेके केवल असेसी जाता है, लेकिन आईटीएटी के पास अपील लेके दोनों लोग जा सकते हैं, असेसी भी जा सकता है और डिपार्टमेंट भी जा सकता है। इज दैट क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आई? अब सपोज करते हैं असेसी ने अपील को फाइल किया, तो आईटीएटी क्या करेगा, डिपार्टमेंट को नोटिस भेजेगा और ये बोलेगा कि देखो तुम्हारे खिलाफ अपील आई है, इन पॉइंट्स पे तुम्हारा क्या जवाब है, तुम बदले में क्या कहना। अभी हियरिंग शुरू नहीं करी है, अभी केवल ये बोलेगा कि तो हमारे पास तुम्हारे खिलाफ अपील आई हुई है और और ये पॉइंट्स रेज किए गए हैं, तुम्हारा जवाब क्या है। तो जो डिपार्टमेंट जवाब देगा उसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस। अगर अगर डिपार्टमेंट ने आईटी केस को फाइल किया होता तो सेम नोटिस असेसी को भेजा जाता, किस तरीके से अपील आई है हमारे पास और तुम्हारे पास क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, तुम अपना जवाब फाइल करो। तो जो रिप्लाई दिया जाता है, अपील के जवाब में रिप्लाई दिया जाता है, उसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ द क्रॉस ऑब्जेक्शंस, और वो 30 दिन के अंदर देना जरूरी होता है। 30 दिन के अंदर असेसिंग ऑफिसर और असेसी, देखो दोनों लिखी हैं, एज द केस में बी ऑन रिसीट ऑफ नोटिस दैट एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील्स हैज बीन फाइल्ड बाय द अदर पार्टी मे फाइल क्रॉस मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन विद द ट्रिब्यूनल इन फॉर्म नंबर 36A एंड विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। फॉर्म नंबर 36A में 30 दिन, देखते हैं कौन सा आंसर ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, फॉर्म नंबर 36A एंड द डेज इज 30 days। Where revision under section 264 has been initiated by assessee, the application must be made within 1 year from the date on which the order in question was communicated to assessee or the date on which he otherwise came to know, whichever is earlier। रिवीजन दो तरीके से होता है, रिवीजन बाई कमिश्नर। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये एग्जैक्टली नहीं आता लेकिन इस टॉपिक पे बेस बहुत आते हैं। 263 एंड 264 और मेरा फेवरेट टॉपिक है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उन्होंने इसको बहुत एंजॉय किया होगा।
263 में इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट होता है, 264 में इन फेवर ऑफ असेसी होता है। असेसिंग ऑफिसर ने एक ऑर्डर पास किया। असेसी ये कहता है कि मैं इसके खिलाफ कमिश्नर अपील्स के पास तो नहीं जाऊंगा, कोर्ट के चक्कर तो नहीं लगाऊंगा। कोर्ट के चक्कर लग, एक तरीके से कमिश्नर अपील्स कोर्ट ही हो गया। हाँ, एक ऑफिसर को आपने बैठा दिया है, लेकिन है तो एक तरीके का कोर्ट वाला माहौल। बोला नहीं, मैं कमिश्नर अपील्स के पास नहीं जाऊंगा। गलती है असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर में, लेकिन सर मैं इस ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाऊंगा। अब गलती दूर कैसे की जाए? तो वो बॉस के पास आता है, कमिश्नर के पास। कमिश्नर अपील्स के पास नहीं, कमिश्नर के पास। और कमिश्नर के पास आके कहता है सर देखो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है, इस ऑर्डर में ये गलती है, तो सर आप इसको रिवाइज कर दो ऑर्डर को। अब यहाँ पे बोलते हैं रिवाइज कर दो। तो कमिश्नर बोलेगा मेरे पास क्यों आए, कमिश्नर अपील्स के पास जाओ ना, वहां जाके अपने ग्रीवेंसेस बोले नहीं सर मैं इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, कोर्ट कचहरी के चक्करों में। फिर उसके बाद वहां जाओ, फिर आगे जाओ। तो कमिश्नर अपील्स कहता है अगर तुम मुझे लिख के दे दो कि तुम कोर्ट में कमिश्नर अपील्स के सामने नहीं जाओगे, तो मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूं, क्योंकि तुमने मुझसे भी अपने फेवर में करवा लिया, फिर तुम कमिश्नर अपील्स के एक जगह जा सकते हो। बोला सर मैं क्यूट कर रहा हूं अपना राइट, मैं कमिश्नर अपील्स के पास नहीं जाऊंगा। तो कमिश्नर उसके फेवर में रिवाइज कर सकता है असेसी के फेवर में, या तो नहीं करेगा, लेकिन अगर करेगा तो असेसी के फेवर में करेगा। ऐसा नहीं है और उसको लॉस हो जाए ज्यादा, ऐसा पॉसिबल नहीं। या तो फेवर में करेगा या रिवीजन नहीं करेगा। इसको कहा जाता है रिवीजन बाय कमिश्नर इन फेवर ऑफ असेसी। तो जब असेसिंग ऑफिसर को कमिश्नर के पास रिवीजन के लिए जाना है, तो वो कितने टाइम के अंदर चला जाए, कब तक? 10 साल के बाद जाओगे तो थोड़ी नहीं। तो जिस डेट पे आपको ऑर्डर कम्युनिकेट किया गया था, असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर आपको बताया था, या किसी और तरीके से आपको ऑर्डर के बारे में पता चला था, इसमें जो भी अर्लियर होगा उससे 1 साल के अंदर आपको रिवीजन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस डेट पे आप कम्युनिकेटिव समझ लो, जिस डेट पे ऑर्डर आपके लिए मिला था उस डेट से 1 साल के अंदर कमिश्नर अपील्स के पास चले जाओगे तो नहीं जा सकते हो, कमिश्नर अपील्स के पास मत जाओ। तो कमिश्नर के पास आके आप कह सकते हो इस ऑर्डर के लिए आप रिवाइज कर दो, इसलिए 1 ईयर इज द करेक्ट आंसर। ए पे टिक करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। एक्स Marine Lines Incorporation, a Singapore company engaged in shipping business, collected 150 lakhs towards carrying goods from Chennai port. Its presumptive income chargeable to tax in India would be. प्रेजम्पटिव के हमने 3 सेक्शंस तो बहुत धूमधाम से करते हैं हम सब लोग, 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE। 44 ADA के अंदर इस बार अमेंडमेंट है। आज शाम को मेरी इस अमेंडमेंट पे बेस वीडियो आएगी, उस वीडियो को आप देख लेना। जो असेसी की डेफिनेशन है 44 AD की, उस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। उस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। पहले ये 44 ADA का बेनिफिट किसी भी रेसिडेंट असेसी को मिल जाता था, अब केवल 2 को मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल को या रेसिडेंट फर्म के लिए बस। LLP के लिए भी नहीं, केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट फर्म, केवल 2 को ये वाला बेनिफिट मिलेगा। और ये इतना बड़ा अमेंडमेंट है कि 2 नंबर का MCQ आने के चांसेस ऑलमोस्ट 100%। शाम तक इस पे एक वीडियो आएगी, 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, यूट्यूब चैनल पे देख लेना। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोजेक्टिव इनकम नॉन रेसिडेंट के केस में होती हैं। जो कंपनी जो नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी होती हैं, पानी के जहाज के थ्रू काम करती हैं, उन पे भी हम लगाते हैं। तो 150 लाख का 7.5%। तो जैसे कि अब वो 44 AD में लिखा हुआ है 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी, 44 AD में लिखा हुआ है 50% आपकी इनकम मान ली जाएगी। इसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है, जो शिपिंग बिजनेस होते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जितना भी कलेक्शन करोगे उसका 7.5% आपकी इनकम बस। तो 150 लाख का 7.5% आ जाएगा। देखो मैंने निकाला है 11.25 लाख बी इज द करेक्ट आंसर। When an assessee fails to furnish any information relating to specified domestic transaction, the quantum of penalty as percentage of value of the transaction would be, तो हम कर चुके हैं। ऊपर लिखा हुआ था 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, बताया था 92D के अंदर। 92D में लिखा हुआ था कि वो
इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए मेंटेन नहीं करता है। और यहां लिखा है मेंटेन तो करता है, लेकिन जब उससे डिमांड किया था तो फर्निश नहीं करता है। ऊपर लिखा था कि 92 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की जो डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन होती हैं उनको मेंटेन करना, तब पेनल्टी कितनी 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। यहां लिखा हुआ है मेंटेन तो करे, लेकिन जब डिमांड किया गया तो उसने फर्निश नहीं करे, तब भी सेम पेनल्टी होती है, उस ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू होती है उसके 2% के बराबर। और ये पेनल्टीज पेपर में बहुत ज्यादा आती है। जितने एमसीक्यू यहां दे रखे हैं इसमें से कम 7-8 एमसीक्यू पेपर में गारंटेड आपको मिलने वाले हैं 100%। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, countries that employ explicit policies designed to attract international trade oriented activities by minimization of the taxes and the reduction or elimination of other restrictions or business operation is described as। तो जो कंट्री अपने यहाँ इस तरीके से पॉलिसीज बनाते हैं कि आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े और बहुत कम तरीके की आप पे किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, उनको नाम दिया था टैक्स हेवन कंट्रीज। उनका नाम होता है टैक्स हेवन कंट्रीज। वैसे तो हेवन वाला हेवन नहीं है, ये हेवन है। ये वो हेवन होता है, ये हेवन है, लेकिन बात एक ही है, टैक्स वालों के लिए ये हेवन ही होता है। आप इस कंट्री में जाकर करोगे तो आपसे कोई भी किसी भी तरीके का टैक्सेस नहीं लेंगी या बहुत कम टैक्स लेंगी, और जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं सारे आपके ऊपर से हटा दी जाती हैं। तो ऐसी जगह जब आप बिजनेस करते हो तो उसको रोकने के लिए इनकम टैक्स में बहुत सारी प्रोविजंस पूरे वर्ल्ड में बनाई गई। कुछ आपके सेक्शन में भी हैं, जैसे 94A सेक्शन मैंने पढ़ाया था, नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया। जब कोई कंट्री आपके संग इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करता है तो आप उसको डिक्लेयर कर देते हो नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया। तो ये तो हमने एक स्पेसिफिक नाम एक्ट में दे दिया। इन जनरल कोई आपसे पूछे कि वो कंट्रीज जो टैक्स बहुत कम लगाते हैं या नहीं लगाते हैं और इस तरीके की पॉलिसीज बनाते हैं कि बिजनेस पर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह किसी भी तरीके की नहीं होंगी, उन कंट्रीज का नाम क्या होता है? टैक्स हेवन कंट्रीज। तो इसे अच्छी तरीके से याद, मैं गारंटी ले रहा हूं 7 से 8 एमसीक्यू आपको डेफिनेटली मिलने वाली हैं 57 में से, आउट ऑफ दिस 57 एमसीक्यू 2 मार्क्स का एक आएगा तो 15-16 नंबर का आपका बेनिफिट हो जाएगा।